हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में, जो आज का टॉपिक है, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके 12th में जो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस है, ठीक है, उससे ये रिलेटेड है कि रेक्टिफायर होता क्या है और रेक्टिफायर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ बात समझ में आना चाहिए रेक्टिफायर के बारे में। देखिए, एक्चुअली ये जो है, ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड के टॉपिक से ये जुड़ा है। मतलब आपको पता है कि जंक्शन डायोड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिगार्डिंग में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपनी जो दूसरी चैनल है गेट नेट ट्यूटोरियल में प्रोवाइड की हुई है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने वहाँ बताया हुआ है। इसके अलावा और भी जगह पे बताया हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इसके डिटेल एनालिसिस, मतलब एक एक पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, कहाँ क्लियर किया हुआ है मैं बता देता हूँ कि अनअकैडमी में मैंने इसे पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इसे अनअकैडमी में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर सारे फिर कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक आपके पास पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, इसे आप पी टाइप और एन टाइप, मैं रेक्टिफायर क्या होता है वो बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जंक्शन डायोड को थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर रेक्टिफायर के डेफिनेशन हम खुद ब खुद बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, ये पी टाइप होता है और ये क्या होता है, एन टाइप। ओके, इसकी जो हम लोग करते हैं बाइजिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाइजिंग। ओके, ये जो डायोड हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ये जो डायोड है वो आपका है एक आइडियल डायोड। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन प्रैक्टिकल डायोड्स के बारे में नहीं करने वाले। अब आइडियल डायोड किसको कहते हैं, जिसके लिए, ठीक है, जो कटिंग वोल्टेज या जो कटिंग वोल्टेज यहाँ पर हम लोग जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसको जीरो मान के चलना है, हम यहाँ पर उसी के बेस पे हम बाइजिंग मानेंगे। ठीक है, बाइजिंग आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर दो टाइप का बाइजिंग करते हैं डायोड्स को। ठीक है, किस तरह की बाइजिंग करते हैं आपको पता है, फॉरवर्ड बाइजिंग करते हैं और एक करते हैं हम लोग रिवर्स बाइजिंग करते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग और एक करते हैं हम लोग यहाँ पे रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग क्या होता है, आई होप कि आपने पढ़ा हुआ होगा, बट मैं उसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड बाइजिंग कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड बाइजिंग, अगर आप इसी पीएन जंक्शन को, अगर ये पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सिंपल से अपन कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसा है, इसे किस में कहते हैं, फॉरवर्ड बायस में कहते हैं। किस में कहते हैं, फॉरवर्ड बायस में कहते हैं। ओके, ये सिर्फ आइडियल डायोड के लिए पॉसिबल है कि जब इसकी वोल्टेज सिंपल आपने इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो इससे हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट में हम इसे एफ बी मिलते। ठीक है, और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता होना चाहिए कि जब आप डायोड्स के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते होंगे, कुछ इस तरीके से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ओके, ये आपका आई और भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप फॉलो करते होंगे कि ये जो रीजन है, ये रीजन आपका फॉरवर्ड बायस को शो करता है और ये रीजन आपका रिवर्स बायस को शो करता है। ये जो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या होता है, जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डायोड, ध्यान समझिएगा, अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है, तो वो डायोड इजीली करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट करता है। कोई डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो वो इजीली क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में हम डायोड को रिप्लेस करके एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे डायोड को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो हम इस डायोड को हटा के क्या बनाएंगे, एक क्लोज्ड पाथ बनाएंगे। तब हम लोग कहेंगे ये डायोड क्या है, ऑन है, डायोड क्या है, ऑन है, या फिर आप कहेंगे वो ऑन स्टेट में है। किसमें है, वो ऑन है या फिर ऑन स्टेट में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस में बात करता हूं तो डायोड क्या होगा, डायोड को हटाना है, सिंपली आप उसमें एक क्लोज पाथ बना दीजिएगा, क्लोज स्विच बना दीजिएगा और हम कहेंगे कि डायोड क्या है, ऑन है। ठीक है, अब इसके ओपोजिट अगर हम बात करते हैं, कोई एक डायोड
कोई एक डायोड अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, तो हम उसे रिवर्स बायस, यानी शॉर्ट में मैं आरबी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे कि किस बायस में है, वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। और अगर डायोड रिवर्स बायस में होगा तब ऐसे केस में हम इस डायोड को हटा देंगे और इसे हम कहेंगे यहाँ पर कि ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। दैट मीन्स हम इसे कहेंगे कि वो किस स्टेट में है भाई, ऑफ स्टेट में है, ठीक है। वो किस में है, ऑफ स्टेट में है, यानी डायोड ऑफ है, यानी वो करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ एक एमीटर लगा देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ एमीटर लगाएंगे तो आपको करंट मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये बेसिक बात शायद आपने पढ़ी होगी किसी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी भी बुक्स के थ्रू। आई होप कि आपने इस बात की बेसिक जानकारी समझी होगी, तब इस टॉपिक को पढ़ने में जो है आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये होता है, ठीक है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। और आप अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपका एक स्क्रीनशॉट इसका ले ले, ठीक है, तब हम लोग इसको रेक्टिफायर को पढ़ना शुरू करेंगे कि रेक्टिफायर इसमें है क्या, ठीक है। तो देखते हैं कि अब ये रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए रेक्टिफायर बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी डायोड में, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, किसी एक डायोड में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट अगर आप उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उस एसी करंट का कुछ फ्रैक्शन ही उस डायोड से पास करेगा। अभी मैंने जो समझाया उसको भी याद रखना है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए कि आपने किसी एक डायोड में एसी करंट दिया, एंटायर एसी करंट का कुछ फ्रैक्शन ही क्या होता है कि अलाउ होता है, पास किया जा सकता है। तब हम लोग कहते हैं कि डायोड ने क्या किया है, सिग्नल को या करंट को या वोल्टेज को हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया, ठीक है। क्या किया है, रेक्टिफाई किया। रेक्टिफिकेशन का मतलब आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन के डायोड के सेंस में, तो रेक्टिफिकेशन क्या है, आप कह सकते हैं कि व्हेन एन एसी करंट इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द डायोड, आप किसी डायोड में प्रोवाइड करते हैं, देन इट ओनली अलाउ सम फ्रैक्शन ऑफ या फिर सम पार्ट ऑफ इट, दिस इज नोन एज, आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और इस तरह से डिवाइस, जो ये डिवाइस ऐसा करता है, ठीक है, जो ऐसा करने में सक्षम है, उस डिवाइस को क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। और यहाँ पे वो काम कौन करता है, आपका डायोड करता है। कौन करता है यहाँ पर, आपका डायोड करता है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम डायोड का रेक्टिफायर का एक और डेफिनेशन भी लिखते हुए पाए जाते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। आई रिपीट, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं बोलता हूं एसी, ठीक है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, तो ये देखिए टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। टाइम के साथ इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज की है, देन डिक्रीज, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ इसकी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। बट हम जब बोलते हैं डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, मतलब जिसकी एम्पलीट्यूड भी क्या हो सकती है, फिक्स रहे, ठीक है, जिसकी एम्पलीट्यूड भी क्या रहे, लगभग टाइम के साथ क्या रहे, फिक्स रहे, और डायरेक्शन भी एक जैसा रहे, उसे हम कहते हैं डीसी करंट। दैट मीन्स है कि डीसी करंट, हम इस करंट को बोलेंगे जो एक फिक्स्ड, हर टाइम एक फिक्स करंट को, एक फिक्स वोल्टेज को प्रोवाइड करने का काम करे, तो दैट इज डीसी करंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, ओके। करंट वोल्टेज, यहाँ पर हम करंट की बात करें, ठीक है, क्लियर है। तो आपको किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाना है तो कोई एक मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर, ठीक है। उसी डिवाइस का क्या नाम है, रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं, ओके। तो इसी कारण से हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखा जाता है, तो हम लिखते हुए देखे जाते हैं कि रेक्टिफायर क्या है, इज अ डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स
AC इंटू DC, ठीक है, AC इंटू DC में ये चीज़ आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली दो टाइप आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या करता है, दो टाइप्स इसके वर्किंग पे डिपेंड करते हैं। इसके जो दो टाइप आप फेमसली पढ़ते होंगे, एक पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, दूसरा एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसी फुल वेव रेक्टिफायर में ही एक, इसी से ही जुड़ा हुआ एक और नाम है जिसका नाम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, छोड़िए इसको, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, क्या कह सकते हैं उसका, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, क्लियर है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो बाद में समझेंगे, पहले लेकिन आप समझ लीजिए कि इन दो बेसिक चीज़ों पे हमको समझना, फोकस करना है, हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है। अब इनको हाफ वेव और फुल वेव क्यों कहते हैं, ये इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये रेक्टिफायर का डेफिनेशन है, ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है, ये इसके टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। बात ये होता है कि अब रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए रेक्टिफायर में मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है, ठीक है, वो तो एक प्रिंसिपल था ही, साथ साथ ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी काम करता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते होंगे कि ट्रांसफार्मर में एक कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ नंबर, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, एक में करंट दिया दूसरे में इंड्यूस्ड हो जाता है, लिंक हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक उसी तरीके से यहाँ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो काम करता ही करता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत हद तक म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि आपने एक कॉइल में करंट दिया, वो दूसरे कॉइल में जाकर लिंक होता है, फिर वो करंट आगे डायोड पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इसमें भी बेसिकली ये चीज़ की डेफिनेशन बताई है कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, ठीक है। तो देखिए ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरीके से, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला बात है, ये जो है बेसिकली ये क्या है, कोई एक AC इनपुट है, ठीक है, क्या है, एक तरह का AC इनपुट सिग्नल है, यानी ये AC इनपुट मतलब इस तरीके से ये इनपुट है, आपने AC इनपुट यहाँ पे दिया। ये जो पहला कॉइल है जिसमें ये गया है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या कहते हैं इसे हम, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे आप, सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। एक है प्राइमरी कॉइल और दूसरा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। और ये दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर सेक्शन को क्रिएट करते हैं। बेसिकली क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। अब कैसे, अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर में कि अगर इसमें हमने मान लिया कि इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जहां N1 मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और N2 मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है तो। और अगर पता होना चाहिए कि अगर N1 बड़ा रहता है N2 से, तो यहाँ जो आपने सिग्नल, जितना भी वोल्टेज इनपुट किया है वहाँ आपको कम वोल्टेज मिलता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को आप शायद कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, शायद यही कहा था ना आपने, क्या कहते हैं, स्टेप डाउन। और अगर N1 छोटा हो जाता है N2 से, मतलब इधर ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। आप उसे क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है, ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसीलिए ये एक तरीके का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने बनाया है। क्या बनाया है, किस तरह का ट्रांसफार्मर हमने बनाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने बनाया है, ओके।
अब जो भी है आपने यहाँ पे सिग्नल दिया, इसमें इनपुट एसी सिग्नल गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से ये फ्लक्स इससे जाके लिंक होगा, बट थोड़ा कम वोल्टेज में, डिपेंड अपन द ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ये डायोड पे सिग्नल जाएगा, ठीक है। अब ये डायोड ऑपरेट होना शुरू होगा और आपको जो आउटपुट मिलेगा ये RL, जिसको आप कहते हैं लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस में मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कुछ भारी भरकम चीज नहीं है, सिंपल है। आपके पास एक कोई एसी इनपुट सोर्स है, यहाँ आपके पास एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, जो दोनों मिलकर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्रिएट करते हैं। यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, जो जंक्शन डायोड लगा हुआ है, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और एक लोड रेसिस्टेंस है जिसमें आप आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको है, इसमें सिंपल सा बात है, ठीक है। अब बात आ जाता है कि ये मैंने आपको समझा दिया इसका कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है इसके वर्किंग पे, ठीक है। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। ओके, देखिए अब बात जब हम कर रहे हैं इसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो जब वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हम कर रहे हैं तो समझिए सिंपल सा बात है, हम मान के चलते हैं कि इस आपने जो सिग्नल दिया इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें गया, ठीक है, किया गया, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें इनपुट हुआ। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप सिंपल मैं इसको भी मिटा देता हूं, इन सबको, ओके। तो अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो ये फर्स्ट में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज और भी पता है, लेंस लॉ पता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या करने लगे, पॉजिटिव, ताकि इसको रिपेल करना चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। जब इस साइकिल की बात करते हैं, अपर हाफ यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके कारण से लेंस लॉ से आप ये कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव की तरह। तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में, वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बात आती है, मैंने जो पहला बताया था अब से 10 मिनट या 12 मिनट पहले, कि जब इस चीज की बात हम लोग करें कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये डायोड, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में आ गया है। किस में आ गया है, फॉरवर्ड बायस में आ गया है। और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया है तो अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई डायोड, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है तो ऐसे केस में आप डायोड को ऑन स्टेट में बोलते हैं, और ऑन स्टेट में जब आता है तो आप उसे रिप्लेस कर देते हैं एक क्लोज्ड पाथ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यानी ये करंट को जाने देगा। तो दैट मीन्स है कि करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से कुछ फ्लो करेगा, ठीक है। और आपको आउटपुट मिलेगा किसके अक्रॉस में, लोड के अक्रॉस में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट बनाते हैं तो आपने दिया पॉजिटिव, ठीक है, और आपको मिला पॉजिटिव, ठीक है, यानी आपको आउटपुट मिला। ये कैसा है, आउटपुट वोल्टेज की हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, आउटपुट के बना रहे हैं, क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल में। लेकिन जब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जब करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फिर से वही होगा। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स है कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। और मैंने अभी तुरंत बताया कि फिर से इस डायोड को अपने असली फॉर्म में ला देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप देख सकते हैं डायोड में कि ये डायोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो हम कहेंगे कि ये डायोड किस में आ गया है, रिवर्स बायस में आ गया है। और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि फिर से अगर डायोड आपका रिवर्स बायस में, आइडियल डायोड, आई रिपीट आइडियल डायोड, डायोड आपका रिवर्स बायस में आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इसे आप ओपन स्विच से रिप्लेस करते हैं। और जब ओपन स्विच से रिप्लेस करेंगे तो आपका यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में इनपुट सिग्नल तो है लेकिन आपको आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं, यानी ये फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, ओके, ये फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कुछ भी इनपुट नहीं मिला।
फिर से अगर हम बात करते हैं अगला पॉजिटिव आता है तो फिर से ये ऑन हो जाएगा, यानी फिर से ये टाइम इस टाइम पे नहीं मिलेगा लेकिन अगले टाइम पे मिलेगा, फिर अगले टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं देख लेता हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आपको दिख रहे हैं, केवल और केवल आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही दिख रहे हैं। दैट मीन्स है कि आपने तो दिया फुल एसी, आपको केवल कुछ फ्रैक्शन मिला। यही डेफिनेशन मैंने आपको बताया था ना, रेक्टिफिकेशन करना, रेक्टिफाई करना। क्या ये ओबे नहीं कर रहा है? आपके पूरे कंप्लीट एसी के इनपुट करते कुछ फ्रैक्शन ही केवल यहाँ हाफ फ्रैक्शन में जा रहा है। अब शायद इसका आपको नाम समझ में आ गया होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी इसने रेक्टिफिकेशन तो किया लेकिन पूरे इनपुट में केवल हाफ फ्रैक्शन को ही जाने दिया, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं इसे? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब बात ये था कि एक और डेफिनेशन मैंने लिखा था कि ये केवल और केवल माने एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन बात यहाँ है कि ये तो आपको एसी लग रहा है, एसी तो है, हाफ एसी लग रहा होगा। तो अभी तो आप मुझसे वहाँ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि ये कहाँ डीसी है, ये तो एसी ही है। ठीक है, ये तो एसी ही है। तो ऐसे में आपके सवाल का जवाब एक चीज़ के पीछे छिपा हुआ है, उसमें छिपा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, फिल्टर सर्किट भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फिल्टर सर्किट। क्या यूज़ करते हैं? फिल्टर सर्किट। ठीक है, फिल्टर सर्किट के लिए हम लोग करते हैं दो चीज़ों का यूज, या तो आप कैपेसिटर यूज़ करेंगे या तो आप इंडक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर या तो इंडक्टर। कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको ये सब चीज़ें? मैंने फिर से बताया, मैंने अनअकैडमी पे ये सब पूरा का पूरा फिल्टर का वीडियोस आज से लगभग साल भर पहले मैंने बनाया हुआ है। पूरा फिल्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। 12th क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिल्टर आगे के क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कैपेसिटर या तो इंडक्टर लगा के इसको फिल्टर कर सकते हैं। आखिर किससे फिल्टर करेंगे, ये तो सवाल उठता है। ये सवाल आपका उठता है कि आप किसके मदद से फिल्टर करोगे, क्या फिल्टर करना है, ये तो बात आ जा रहा है। मैंने बताया कि इसमें आप देख सकते हैं कि एसी है। ठीक है, लेकिन आपको तो डीसी चाहिए। डीसी मतलब एक डायरेक्शन तो है, सिर्फ अपवर्ड ही है। ठीक है, आपको तो एक चीज़ तो पता चल गया, केवल इसमें एक ही डायरेक्शन है, वो है अपवर्ड। बट इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में एक बार बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। ठीक है, तो आप इसका मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक ऐसा डीसी आउटपुट मिला है जो कह सकते हैं आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है। पल्सेटिंग मतलब ऐसा डीसी जो जिसमें पल्स है, जिसमें चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ओके, यानी ऐसा पल्सेटिंग डीसी क्यों आया है? क्योंकि इसमें एसी का कुछ फ्रैक्शन मिला हुआ है, एसी के साथ डीसी मिला हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं, एसी के साथ क्या मिला हुआ है? डीसी मिला हुआ है, और एसी को हमें अलग करना है इसमें से। बात समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, एसी और डीसी इसमें मिला हुआ है, इसलिए ये पल्सेटिंग है। और अगर आपको इस डीसी, आपको तो केवल डीसी चाहिए, एसी को क्या करना? हटा देना है, रोक देना है, पार नहीं होने देना है। तो ऐसे कंडीशन को रोकना है। रोकने का काम कौन करता है भाई? फिल्टर करता है। और हम लोग किसका मदद लेंगे? फिल्टर सर्किट्स की मदद लेंगे। ठीक है, किसका मदद लेंगे? दोनों में से आप किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ज्यादातर तौर पे खास क्या चीज है? कैपेसिटर खासियत वाली चीज है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया कि इस एसी के साथ डीसी है तो इसलिए से पल्सेटिंग, और जो वेव आपको मिलेगा कह सकते हैं कि उसमें रिपल भी है। जब आप एसी के साथ आपको डीसी भी, तो हम क्या कहेंगे? उस वेव में, उस आउटपुट वेव में क्या है? रिपल है। ठीक है, और उसी में आप एक चीज पढ़ सकते हैं, रिपल फैक्टर। ठीक है, आपको एक चीज पढ़ने मिलेगा, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर जिसको गामा से डिनोट किया जा सकता है, इससे कुछ इस तरीके से IRMS बाई IDC -1, ये होता है रिपल फैक्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि हम यहां फिल्टर सर्किट क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि फिल्टर सर्किट क्यों यूज करते हैं।
दूसरी बात ये है कि फिल्टर सर्किट तो यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कि हम यहाँ एक ही चीज़ का एग्जांपल लिख रहे हैं, पहले कैपेसिटर को लेकर चल रहे हैं। देखिए कैपेसिटर को क्या करना है, कैसे करके आपको डीसी यहाँ पर, आपको यहाँ एसी से डीसी को अलग करेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो आप लोड रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, एक काम कीजिए, यहाँ पे एक आप काम कीजिएगा, कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, सी, ठीक है। अगर आपको पता है कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस होता है, जिसको आप इम्पीडेंस, कैपेसिटिव इम्पीडेंस एक्सी से डिनोट करते हैं, वो आपका होता है 1/J ओमेगा सी होता है। जे क्या होता है, जे ऑपरेटर होता है। क्लास 12 के लेवल पे जे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा-C, ठीक है। यानी आपको ये चीज पहले से पता होगा, ओके, ये चीज आपने पढ़ा हुआ होगा, क्लियर है। तो ये कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है, एक चीज समझिए। देखिए कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर चार्ज होना है, और जब उसको आप किसी रेसिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर एक बार चार्ज अगर है, अगर आपने उससे रेसिस्टर के अक्रॉस में जोड़ा तो वो क्या करना चाहता है, डिस्चार्ज, ठीक है। ये इसका फिनोमेना है। जब ये करंट जाता है तो क्या करता है कि ये चार्ज और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना पे काम करने लगता है, और ये चार्ज और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना पे काम करने लगता है, उसके लिए एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। जब आप कैपेसिटर और इसमें अलग टॉपिक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको मिक्स करने जाता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उतने ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर C और R, आप सीधा सीधे याद रखिए कि अगर C और R का यूज़ कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एक और थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कैपेसिटर है, ठीक है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव इंडक्टेंस होता है 1/ओमेगा-C, ठीक है। ओमेगा क्या है, जो आप सोर्स यूज़ करते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम DC यूज़ करते हैं, DC की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। DC की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, क्योंकि उसकी कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं, वो एक फिक्स है। अगर ओमेगा 0 तो XC क्या, इन्फिनिटी, XC क्या, इन्फिनिटी होता है। यानी ऐसे केस में आपका कैपेसिटर एक हाई रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, वो DC को ब्लॉक करता है। एक कैपेसिटर का मैंने एक छोटा सा फंक्शन बताया। तो यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होता है कि कैपेसिटर जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फिनोमेना पे काम करने लगता है। यानी जब करंट गया तो ये हाई चार्ज हुआ, जब करंट घटने लगा तो ये इसको डिस्चार्ज करना चालू कर देता है, और डिस्चार्ज करने के कारण से ये जो आउटपुट होने लगता है, ये आउटपुट जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, वो कुछ कांस्टेंट फॉर्म में चला जाता है। तो लगभग इन दोनों के बीच में गैप कम हो जाता है। एक बार करंट से ये चार्ज होगा, ठीक है, फिर ये डिस्चार्ज, फिर ये चार्ज, फिर डिस्चार्ज। तो रेसिस्टर के अक्रॉस में हमेशा एक फिक्स वोल्टेज बना हुआ रहेगा, ठीक है, जिसके कारण से आपको एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज की सप्लाई होती रहेगी, और हम लोग कहेंगे कि भैया हमें मिल गया डीसी, हमें क्या मिल गया, डीसी, ओके। तो आई थिंक आपको ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका ये जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के हम लोग एंड तक पहुँच गए हैं। तो लास्ट इसमें एक छोटा सा चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, इसमें रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि रिपल फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, √/IRMS/I एवरेज का स्क्वायर, ठीक है। जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात करते हैं तो IRMS कितना यूज करेंगे, I0/2, IAV यानी एवरेज होता है I0/2। जब आप इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, कितना पुट करेंगे यहाँ पे, I0/2 और I0/π को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर 1.21 के आसपास आता है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। हालांकि क्लास 12 के लेवल पे ये इतना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिपल फैक्टर कितना होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 1.21, क्लियर है, 1.21 के आसपास होता है, क्लियर है। यहाँ पे आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, यहाँ पे आपका जगह कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिगार्डिंग और भी बातें, बहुत सारी बातें करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही है, बस आपको उसका प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से। अभी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मैंने जितनी भी कोशिश की है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो है एल्गोरिथम
लाइक्स पे चलता है, आपके चैनल के व्यूज़ पे नहीं चलता, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, थैंक यू।